हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन ब्लॉग पर। तो आप सब देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत भाग 214। इससे पहले इस कहानी के 213 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आप सब ने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं अब तक आप सब ने पढ़ा था। रूही बोलती है कि चले जाओ यहाँ से, चले जाओ आप, वरना मैं कुछ कर दूंगी। जाओ जाओ यहाँ से अभी के अभी। रूहान एक कदम रूही की तरफ फिर से बढ़ता है तो रूही गुस्से से चिल्लाते हुए बोलती है कि मैंने कहा ना रूहान, जाओ जाओ यहाँ से, जाओ जाओ जाओ, मुझे आपसे बिल्कुल बात नहीं करनी है, प्लीज़ चले जाओ यहाँ से, नहीं तो अभी मैं कुछ कर दूंगी। अब देखते हैं आगे इस कहानी में क्या होता है। रूहान के पास अब कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं था। फिर वो भी कमरे से बाहर आ जाता है और कमरे के बाहर आते ही उसने किट्टू को देखा तो किट्टू के हाथ में बहुत बड़ी सी डंडी थी और वो अब रूहान को पीटने ही वाली थी। तभी रूहान बोलता है कि आप मुझे ऑफिस में भी मार चुकी हो माँ। तो किट्टू ने भी बहुत आराम से कहा कि काम ही ऐसे हैं तेरे, मारूं नहीं तो फिर क्या करूं। इतना कहकर उसने एक छड़ी रूहान के बैग पर मारी और फिर रूहान जो कॉरिडोर से भागता हुआ सीधा सीढ़ियों से नीचे आकर रुद्र के पीछे छुप जाता है। तो किट्टू भी अपनी साड़ी का पल्लू कमर पर टांगती हुए पीछे पीछे आते हुए बोलती है कि जैसा बाप वैसा ही बेटा, दोनों ने ही कसम खा रखी है हम दोनों का खून पीने की। आज तो सुधार दूंगी तुझे, बाप को भी और तेरे बेटे को भी, समझा तू। इतना कहकर तो वो रूहान के नजदीक गई और फिर रूहान घूमकर दूसरी साइड आ जाता है। वो बोलता है कि पापा प्लीज बचाओ ना, ऑफिस में भी नहीं बचाया था आपने, कम से कम घर में तो बचा लो। रुद्र बोलता है कि तूने तो मेरा नाम ही खराब कर दिया है यार, इतनी मुश्किल से तो मैंने किट्टू को संभाल कर रखा था और फिर अब तो तूने अपने साथ साथ मुझे भी पिटवा देगा तू। मैं नहीं बचाने वाला तुझे, मैं पहले बता रहा हूँ तुझे। अगर किट्टू की एक भी छड़ी मुझे गलती से भी लग गई ना तो फिर तू तो मुझसे भी पिटेगा, इसीलिए चुपचाप से पिट ले जाकर अपनी माँ से। रोहान आंखें फाड़े अपने पापा को देखकर बोलता है कि अजीब पापा हो आप, बचाने से तो गए उल्टा मुझे पीटने की सलाह दे रहे हो। अब मैं बिल्कुल भी नहीं पिटूंगा। और तभी किट्टू ने एक और छड़ी रोहान की बाजू पर मारी और फिर बोलती है कि शर्म तो आती नहीं होगी तुझे, उस बच्ची को इतना ज्यादा रुला दिया है, कितना ज्यादा परेशान किया है तूने उसे। आज ही जय भैया को फोन करती हूँ मैं, वो आएंगे और फिर तेरी खुद ही खबर लेंगे, समझा तू। चार लोगों के सामने जब तेरी बेइज्जती होगी ना तो फिर तब तुझे समझ में आएगा कि तू कितना ज़्यादा गलत है, तू कितना ज़्यादा बदमाश हो गया है। और तभी नील अपना चश्मा ठीक करते हुए हॉल में आ जाता है और फिर उसने अपनी आंखों में चश्मा ठीक से लगाया और फिर देखा कि किट्टू रूहान के पीछे छड़ी लेकर भाग रही थी। और रूहान ने जैसे ही नील को हॉल में आता हुआ देखा, वो भी जल्दी से नील के पीछे आकर बोलता है कि अरे बड़े पापा प्लीज़ बचा लो, वरना आपका ये बच्चा मुझे मार देगा, बहुत ज़्यादा पिटाई करेगा, प्लीज़ प्लीज़ अपने इस बच्चे को संभालो, जो पागल हो गया पागल। तो किट्टू बोलती है कि भैया मैं मारूं ना इसे तो फिर क्या करूं, जरा पूछो इसने, अपने लाडले से पूछो ना इसने रूही को क्यों रुलाया है। और ये सुनकर कि रूही रोई है, नील ने भी काफ़ी ज़्यादा हैरानी से रूहान की तरफ देखा और कहा कि ये क्या कह रही है तुम्हारी माँ, तुम्हारी वजह से रूही रोई है क्या। तो रूहान बोलता है कि पापा पति पत्नी के बीच में तो थोड़े बहुत झगड़े होते ही रहते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना होता है कि पति को पीट ही दो। रुद्र भी अपनी एक एब्रो चढ़ाकर नील की तरफ देखकर बोलता है कि नील जरा इसे समझा दो, वरना ये सच में मुझसे भी पिट जाएगा। रूही आज ऑफिस में बहुत ज्यादा रो रही थी और इसकी वजह से ही रो रही थी। वो आज ऑफिस मिलने के लिए आई थी इस गधे से, इससे माफी मांगने के लिए, और इसने पता नहीं उससे क्या कह दिया कि वो रोते हुए वहां से चली गई और अभी कमरे में भी रो रही है। रोहान बोलता है कि आपको कैसे पता कि वो कमरे में अभी रो रही है। तो रोहान ने अभी इतना ही कहा था, रुद्र ने अपनी आंखें छोटी करी और फिर बोला कि तेरा बाप हूँ मैं, समझा तू, तेरी माँ ने बताया है। रोहान ने भी अब किट्टू की तरफ देखा और हल्के से गुस्से में कहा कि ये सही काम नहीं किया है माँ आपने, हम माँ बेटे के बीच की बात थी ना, और फिर आपने मिस्टर रुद्राक्ष प्रताप सिंह को भी शामिल करके बैठ गई हो, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं किया है आपने। इतने में ही किट्टू ने भी अब एक और छड़ी रोहान को जोर से मारी और बोलती है कि अभी तो नीलकंठ प्रताप सिंह को भी सब कुछ पता चल जाएगा और फिर अब तो नीलकंठ प्रताप सिंह भी तुझे अच्छे से बताएंगे कि तूने क्या किया है, अब तो सब तेरी खबर लेंगे, समझा तू, बड़ा आया रोहान प्रताप सिंह बनना। और तभी नील ने भी रोहान की बाजू को पकड़कर उसे अपने सामने किया और बोलता है कि तुमने बहुत बड़ी गलती करी है रोहान, बहुत बड़ी गलती, समझे तुम जानते नहीं हो कि किसकी बच्ची है वो। तो जिया भी कई सालों तक तो अपनी बच्चियों से इतना ज़्यादा दूर रही है, इतना ज़्यादा तड़पी है, और अब तुम उसकी
बच्चियों को ऐसे रुला रहे हो, परेशान कर रहे हो, जाकर रूही से अभी के अभी माफ़ी मांगो और फिर उसे मना कर लेकर आओ। समझे तुम? अगले 1 घंटे में तुम उसे मना नहीं पाए ना तो फिर तुम जानते नहीं हो अपने बड़े पापा का गुस्सा, बहुत ही ज़्यादा पिटाई करूँगा तुम्हारी। रूहान भी अब चूहे सी आवाज़ निकाल कर बोलता है कि जानता हूँ बड़े पापा। इतना कहकर उसने भी अपने गाल पर एक हाथ रख लिया और फिर थोड़ा सा सीढ़ियों की तरफ जाता हुआ बोलता है कि कोशिश करूंगा पापा 1 घंटे में ही रूही मान जाए और आप सबके सामने मुस्कुराते हुए आए। तो रुद्र ने कहा कि फिर तुम्हारी माँ भी कोशिश ही करेगी तुम्हें और ज़्यादा पीटने की। ओके, अब देखते हैं कौन क्या करता है। रूहान सीढ़ियों से होता हुआ सीधा ऊपर जाता हुआ बड़बड़ा रहा था कि यार साचा देवा हाउस में तो कभी भी किसी ने भी इतना नहीं मारा था मुझे। यहाँ पर देखो हर दूसरा बंदा मुझे पीटने के लिए तैयार बैठा रहता है। यह सुनते ही किट्टू जोर से चिल्लाई, शिखा ने नहीं मारा है तभी तो तू इतना ज्यादा बिगड़ गया है ना, तभी तो सिर पर बैठ गया है। शिखा अगर तेरे 1-2 चांटे मार देती ना तो शायद तू इतना ज्यादा बिगड़ता नहीं। जैसी शिखा है ऐसा ही तूने रूही को भी समझ लिया होगा कि कभी कोई कुछ भी नहीं कहेगा तुझे। एक बात कान खोलकर सुन ले तू, ये मत सोचना कि रूही के आगे पीछे कोई नहीं है, उसे कोई कुछ भी नहीं कहेगा। तुझे सारे मिलकर घर से निकाल देंगे, समझा तू? लेकिन हाँ, उस बच्ची को कोई भी कुछ नहीं कहेगा। आया बड़ा रूहान बनने वाला। रूहान भी पलटकर अपनी माँ की तरफ देखकर बोलता है कि हद है यार माँ, सच में हद ही हो गई है। दुनिया की पहली सास हो जो आप अपने बेटे को इतना ज्यादा डांट रही हो और बहू का साथ दे रही हो आप। तो किट्टू भी अब रूहान को छड़ी दिखाते हुए गुस्से से बोलती है कि चला जा चुपचाप से, वरना सच कहती हूँ अभी के अभी पिट जाएगा मुझसे। और हाँ, बहू को नीचे मना कर ही लाना, समझा तू? तो रूहान ने भी काफी ज्यादा गुस्से में रुद्र और नील और किट्टू तीनों को ही घूर कर देखा और फिर पैर पटकता हुआ सीधा कमरे की ओर बढ़ जाता है। उसके जाते ही नील ने कहा कि क्या बात है बच्चा, सच में आज तो बहुत ही ज्यादा कमाल हो गया, आज तो तुमने रूहान को भी ठीक कर ही दिया। किट्टू भी छड़ी को एक साइड में रखते हुए प्यार से बोलती है कि भैया पहले ये बताइए कि आपको क्या हुआ है, आपकी तबीयत को क्या हुआ है। यह सुनकर तो रुद्र और नील दोनों के चेहरे की ही हवाइयां एकदम से उड़ गई थी। नील ने भी जल्दी से बातों को संभालता हुआ बोलता है कि मैं कुछ समझा नहीं बच्चा, तुम कहना क्या चाहती हो। तो किट्टू ने कहा कि मुझसे कुछ भी मत छुपाइए भैया, मैं अच्छे से जानती हूँ कि आपको कुछ तो हुआ है। आप क्या हुआ है मुझे बस ये जानना है, बताइए क्या हो गया है आपको। फोन में कभी कभी रुद्र फोन पर आपकी रिपोर्ट के बारे में बात करते रहते हैं, मैंने भी सुना है। क्या हुआ है आपको बताइए ना, वरना अभी जाकर अपनी भाभी को सब कुछ बता दूंगी कि आपकी तबीयत ज्यादा ही खराब लग रही है मुझे। नील बोलता है कि अरे बच्चा मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मुझे तो कुछ हो ही नहीं सकता है ना, खासकर जब तक तुम्हारा पति मेरे सर पर तांडव करेगा ना तब तक मुझे कुछ भी नहीं होगा, समझे तुम। इतना कहकर नील अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है और फिर उसके जाते ही किट्टू ने रुद्र को शक भरी नजरों से घूर कर देखा और रुद्र भी अब इधर उधर देखने लगता है। तो रुद्र एकदम से बोलता है कि यार किट्टू मुझे ना भूख लग रही है, मैं स्टडी रूम में जा रहा हूँ, तुम मेरे लिए अच्छा सा कुछ हल्का फुल्का सा बनाकर ले आओ। ओके। और इतना कहकर रुद्र भी अब जल्दी से नजरें बचाकर वहां से चला जाता है क्योंकि वो जान रहा था कि किट्टू से बहुत सवाल करेगी। उसके जाते ही किट्टू बोलती है कि दोनों ही भाई बहुत ज्यादा स्मार्ट बनते हैं, पर मैं भी देखती हूँ कि कब तक स्मार्ट बने रहेंगे ये दोनों ही। इधर दूसरी तरफ रूहान जब कमरे में जाता है तो उसने देखा कि रूही जमीन पर बैठी हुई थी और उसने अपने दोनों ही पैरों को फोल्ड किया हुआ था और अपना सर अपने घुटनों के ऊपर रखकर सुबक सुबक कर रो रही थी। इस वक्त रूही बहुत ही बुरी तरह से रो रही थी। रूहान को एक बार फिर से रूही पर बहुत ही ज्यादा तरस आ जाता है और फिर सच में रूहान अगर थोड़ा भी समझदारी से काम लेता तो शायद रूही इतना ज्यादा हर्ट नहीं होती, ना ही वो इतना ज्यादा उसे हर्ट करता जितना कि उसने अनजाने में कर दिया था। वो धीरे से रूही के पास गया और फिर उसने रूही के पास पंजों के बल बैठकर उसके बालों को हल्का हल्का सा हाथ लगाया और सहलाया और रूही ने फिर से अगले ही पर रूहान के हाथ को झटकते हुए गुस्से से कहा कि कहा ना चले जाओ आप यहाँ से, वरना मैं यहाँ से चली जाऊंगी हमेशा के लिए। ज्यादा परेशान मत कीजिए मुझे, वरना अभी जाकर माँ पापा को सब कुछ बता दूंगी, समझे आप। रूहान इस बार थोड़ा सा इमोशनल होकर बोलता है कि माँ पापा को ऑलरेडी सब कुछ पता चल गया है रूही, पूरी बात उन्हें नहीं पता है, बस इतना ही पता है कि मैंने तुम्हें हर्ट किया है, मैंने ही तुम्हें रुलाया है, मैंने तुम्हें परेशान किया है। तो रूही सुबकते हुए बोलती है कि तो फिर जाकर बता दीजिए ना कि आपने मुझे हर्ट नहीं किया है बल्कि मैंने आपको हर्ट किया है। मेरी वजह से आपको तकलीफ हुई है, आपकी वजह से मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई, मैंने ही आपके अहम को ठेस पहुंचा दी है, मैंने ही आपकी जिंदगी की खुशियां छीन ली है, मैंने ही आपका
आपका ईगो हर्ट कर दिया है। जाकर कह दीजिए ना आप माँ पापा से, वो बहुत ही बेदुखी बहू लेकर आए हैं जिसे बिल्कुल भी अकल नहीं है, जो दिमाग से बिल्कुल पैदल है, जिसके अंदर न दिल है न दिमाग है, कुछ भी नहीं सोचती है वो। जाकर क्यों नहीं कह देते हैं आप मम्मी पापा से। ये कहते कहते रूही अब और भी ज्यादा रोने लगती है। रोहान ने अपने अंगूठे से रूही के आंसू को प्यार से साफ करते हुए कहा कि बस बस करो ना रूही, अब कितना ज्यादा रोगी यार, प्लीज प्लीज माफी मांग तो रहा हूँ तुमसे, माफ कर दो ना रूही प्लीज, आगे से कभी भी ऐसी कोई भी गलती नहीं करूंगा, कभी तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा। रूही ने भी मुंह फेरते हुए रोते हुए कहा कि मुझे माफ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है मुझे। तभी रूही का फोन वाइब्रेट होने लगा और फिर रूही खड़ी होती है। उसने अपने आंसुओं को पोंछा और फिर अपने फोन की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन तब तक रोहान ने रूही का फोन अपने हाथों में उठा लिया था। रोहान ने अभी मोबाइल स्क्रीन की तरफ देखा तो उसमें माँ नाम फ्लैश हो रहा था। ये देख कर कि रूही को अभी जिया का फोन आ रहा है तो फिर रोहान ने भी अब फोन अपने कमर के पीछे कर लिया और बोलता है कि सासू माँ का फोन है, सासू माँ तुम्हें फोन कर रही, प्लीज प्लीज मुझे बचा लो, कुछ भी मत कहना प्लीज, सासू माँ को कुछ भी मत बताना रूही प्लीज प्लीज माफ कर दो यार, कभी भी कोई गलती नहीं करूंगा। रूही ने भी रोते रोते कहा कि तो फिर दीजिए ना मुझे, माँ को कहती हूँ मैं अभी कि मुझे यहाँ से अभी के अभी लेकर चली जाए, बहुत हो गया है आपका, मैं अब और नहीं रह सकती हूँ आपके साथ, आपकी ऐसी हरकतें मुझसे नहीं बर्दाश्त होंगी। रोहान बोलता है कि प्लीज ऐसे कैसे लेकर चली जाएंगी वो तुम्हें, रोहान की जिंदगी में आना और फिर जाना मजाक है क्या यार, कोई भी तुम्हें मुझसे दूर नहीं कर सकता, समझे तुम कहोगे कि मैं जा रही हूँ और फिर मैं तुम्हें जाने दूंगा क्या, हो ही नहीं सकता, कोई सवाल नहीं है, मैं तुम्हें कहीं भी नहीं जाने देने वाला, समझी रूही। अब चुपचाप से अपने आंसुओं को पोंछो और अपना मूड बिल्कुल ठीक करके सासू माँ से ठीक से बात करो, बिल्कुल ऐसे जैसे हमेशा से करती हो, मुस्कुरा मुस्कुरा कर। रूही काफी ज्यादा गुस्से में बोलती है कि मुझे चुपचाप से फोन दो, मुझे अपनी माँ से कैसे बात करनी है और कैसे नहीं मैं खुद ही डिसाइड करूंगी, समझे आप नहीं होते हैं कोई भी बताने वाले। अब तक फोन कट हो गया था। रोहान ने भी अब फोन को बेड पर फेंका और फिर रूही का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और अपने करीब कर लिया और फिर अपना माथा रूही के माथे से लगाकर बहुत ही प्यार से और रोमांटिक आवाज में बोलता है कि यार माफी मांग तो रहा हूँ तुमसे, अब और कितना ज्यादा गुस्सा करूँगी, अभी भी तुम गुस्सा हो क्या, इसीलिए मुझे माफ नहीं कर रही हो, तुम बताओ मुझे, लेकिन अब जरा सा तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाएगा ना, तब तुम मेरे बिना जी भी नहीं पाओगी, सोचा है तुमने कभी। रूही ने कहा कि हाँ ठीक है, मुझे ना माँ से बात ही नहीं करनी, मुझे बात ही नहीं करनी है, आप ही कर लो जाकर, मुझे किसी से भी कोई बात नहीं करनी है। तो रोहान अभी थोड़ा सा हैरान होकर अपनी एक ऐब्रो चढ़ाकर बोलता है कि यार ऐसे कैसे बात नहीं करना है तुम्हें, गुड्डा गुड़िया का खेल थोड़ी ना होता है कि जब तुम गुस्सा हो जाओगी तब तुम सब कुछ छोड़कर चली जाओगी यहाँ से और मुझसे बात भी नहीं करोगी। मैं तो तुमसे गुस्सा था ना, मैंने तो नहीं सोचा था ना कभी भी तुम्हें छोड़ दूंगा, मैं कभी भी नहीं छोड़ा तुम्हें। तो फिर रूही भी सिसकियां लेते हुए बोलती है कि छोड़ देते तो फिर अच्छा ही होता ना, इतना दुख तो नहीं होता ना, हटो मेरे सामने से, मुझे जाना है। तो रोहान बोलता है कि प्लीज मैं तुम्हें कहीं भी नहीं जाने दूंगा, कहीं भी नहीं जाओगी तुम। रोहान की पकड़ अब रूही पर थोड़ी सी और कसती जा रही थी और फिर रूही जो कि रोहान की पकड़ से अपने आप को छुटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कहाँ रोहान और कहाँ रूही। रोहान जो 6 फुट का हट्टा कट्टा लड़का और रूही कहाँ हल्की फुल्की सी बहुत ही ज्यादा नाजुक सी एकदम परी सी, दोनों की ही अब छीना झपटी में रोहान का बैलेंस एकदम से बिगड़ गया और फिर दोनों ही धड़ाम से जाकर जमीन पर गिर पड़ते हैं। रोहान नीचे गिरा और रूही जो रोहान के बिल्कुल ऊपर आकर गिर जाती है। रोहान ने रूही को जरा सी भी चोट नहीं आने दी थी, जबकि रोहान के कोहनी में थोड़ी सी चोट लग गई थी, उसने भी अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थी, उसे हल्का हल्का सा दर्द होने लगा था। रूही ने नोटिस ही नहीं किया था कि रोहान की कोहनी में चोट लग गई है। रोहान ने अपना एक हाथ झटकाना शुरू कर दिया और दूसरे हाथ से रूही को कमर से पकड़कर उसे अपने करीब कर लिया। रूही ने भी अब झटपटाना बंद कर दिया था, तो वहीं रोहान ने भी अब अपना हाथ झटकाना बंद कर दिया। दोनों ही अब एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। अब उस दर्द से थोड़ी सी राहत अब हल्की हल्की से रोहान को मिल रही थी। फिर उसने रूही को कमर पर दोनों ही हाथ लगाकर उसे अच्छे से करवट लेकर उसे अपने नीचे कर लिया और बोलता है कि अब तो माफ कर दो प्लीज, अब क्या करोगी, माफ करने का क्या लोगी तुम। रूही अभी भी थोड़ा सा मुंह फुलाकर रोहान को देख रही थी, तो रोहान ने भी अब गले पर रूही को चूम कर प्यार से कहा कि मैं भी अच्छे से जानता हूँ कि तुम मेरे बिना एक पल भी नहीं रह सकती हो, समझी तुम, तो ज्यादा मुंह फुलाने की जरूरत नहीं है, तो फिर इतना ज्यादा रोना और इतना ज्यादा ड्रामा और इतना ज्यादा गुस्सा किस लिए। तो रूही ने भी अब रोहान के सीने पर एक जोरदार पंच मारा और बोलती है कि शर्म नहीं आती है आपको, बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है, जब पता था कि मैं आपके बिना नहीं रह पाती हूँ, मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, उसके बाद भी ऐसी हरकतें करना जरूरी था क्या आपका। मैं इतनी प्यार से आपको ऑफिस मनाने के लिए आई थी, मुझे तुमने इतना ज्यादा रुला दिया, किस लिए रुलाया, बहुत ही ज्यादा बुरे हो तुम, बहुत ही ज्यादा बुरे। तो रोहान बोलता है कि अच्छा अब नहीं रुलाऊंगा, कभी भी नहीं रुलाऊंगा, चलो अब हल्का सा मुस्कुरा कर दिखाओ। तो रूही ने भी अब अपना चेहरा दूसरी तरफ मुंह फुलाकर घुमा लिया और फिर रोहान ने भी रूही के गाल पर प्यार से अपना हाथ रखा और उसे अपनी तरफ
माफ़ कर लिया और उसके माथे को चूम कर प्यार से बोलता है कि सॉरी 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 सॉरी, अब तो माफ़ कर दो ना यार प्लीज़। मैं ना किसी और बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और टेंशन में था और मैंने अपना सारा गुस्सा तुम पर ही उतार दिया। मैं भला तुम्हें छोड़ने की बात कभी सपने में भी कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं। रूही तुम मेरी रूह में बसती हो, रूह में, भला तुमसे दूर क्यों हो जाऊँगा मैं? खट्टे मीठे पल हर हस्बैंड वाइफ के बीच में तो आते जाते रहते हैं ना, हमारे बीच में भी आ गए बस। सॉरी, चलो अब बाहर डिनर करने के लिए चलते हैं, प्लीज़ अब माफ़ कर दो। रूही ने ना में अपनी गर्दन हिलाई और फिर रूहान भी एकदम से उठ जाता है और उसने हाथ पकड़कर रूही को भी उठा लिया और फिर उसे प्यार से अपनी गोद में उठाता हुआ बोलता है कि चलो चलो ना यार प्लीज़, अब जल्दी से तैयार हो जाओ वरना मैं तैयार कर दूंगा तुम्हें। इतना कहकर रूहान रूही को लेकर सीधा वॉशरूम के अंदर आ जाता है और उसने रूही को खड़ा किया और जैसे ही पलट कर वहाँ से जाने लगा वैसे ही रूही ने रूहान की बाजू पकड़ ली और फिर झटके से उसके गले लग जाती है और फिर से फूट फूट कर रोने लगती है। अब रूही को इस वक्त सच में बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था। रूहान ने भी अपनी पकड़ रूही पर कस दी और फिर धीरे से बहुत ही प्यार से उसके कान में कहा कि आई एम रियली सॉरी, वेरी वेरी सॉरी रूही, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं अच्छे से जानता हूँ कि मेरी वजह से तुम बहुत ही ज़्यादा परेशान हो, बहुत ही ज़्यादा, लेकिन यकीन मानो यार मैं भी ना किसी बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा। रूही ने भी अपने आंसू पोंछे और फिर रूहान को देखकर बहुत ही प्यार से बोलती है कि आप क्यों परेशान हैं रूहान, बताइए ना क्या दिक्कत है आपको। रूहान बोलता है कि है कोई बात तुम नहीं समझोगी, बिजनेस की बहुत ही बड़ी टेंशन होती है, वो सब कुछ छोड़ो, चलो आज हम दोनों ही डिनर करने के लिए चलते हैं। पहली 2 बार डिनर करने के लिए गए थे तो फिर बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया था, तुम बहुत ही ज़्यादा उदासी से मेरे पास बैठी रहती थी ना, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। आज डिनर करने चलेंगे, चलेंगे ना। तो रूही ने भी ना में अपनी गर्दन हिला दी और फिर अपना सर रूहान के सिर पर रखकर अपनी पकड़ कसते हुए प्यार से कहा कि मुझे डिनर करने नहीं जाना है, कहीं भी नहीं जाना है, बस आपके पास रहना है, आपके साथ टाइम स्पेंड करना है। रूहान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और फिर उसने भी रूही को अपने सीने से समेटते हुए कहा कि अच्छा और मेरे पास रहकर क्या करोगी तुम। तो रूही के चेहरे पर तो अब बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी और चेहरे पर हल्की हल्की सी शर्म भी। रूहान बहुत ही अच्छे से जानता था कि रूही अभी क्या कहने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी उसे थोड़ा सा छेड़ने का मौका तो वो ढूंढता ही रहता था और वो मौका अब रूहान को मिल गया था। रूही कुछ भी नहीं बोलती है और इतने में ही रूहान ने फिर से कहा कि कुछ पूछ रहा हूँ रूही, क्या करोगी तुम मेरे पास रहकर। तो रूही एकदम से बोलती है कि कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही खड़े रहेंगे क्या। बहुत दिनों के बाद आपको अच्छे से गले लगाया है ना, वरना मैंने तो ये मान ही लिया था, मैं पूरी तरह से मान चुकी थी कि अब आप तनु से शादी कर लेंगे और फिर आपके और तनु के छोटे छोटे बच्चे होंगे और मैं हमेशा के लिए इंडिया छोड़कर कहीं दूर चली जाऊंगी। ये कहते हुए रूही का गला एकदम से भर गया था और उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी, आंखें भी एकदम से झलकने को हो गई थी। रूहान ने भी रूही पर अपनी पकड़ और ज़्यादा कसते हुए बहुत ही प्यार से रूही को समझाते हुए कहा कि अच्छा तो तुम्हें ये सब कुछ इतना ज़्यादा आसान लग रहा था कि तुम मेरी ज़िंदगी से आराम से जाती रहोगी और फिर मैं तुम्हें ऐसे ही जाने देता, बिल्कुल भी नहीं। इतना कहकर उसने रूही के बालों को प्यार से चूम लिया और फिर अगले ही पल रूही को अपनी गोद में उठाकर उसे वॉशरूम से लेकर बाहर आ जाता है कमरे में। तो रूहान ने भी रूही को बेड पर आराम से बैठाया और धीरे धीरे रूही के ऊपर झोंकने लगता है और थोड़ी ही देर में वो दोनों एक दूसरे के प्यार को महसूस कर रहे थे, दोनों ही एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे। बहुत दिनों के बाद रूही और रूहान एक दूसरे के हुए थे, बहुत दिनों के बाद दोनों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई थी, बहुत दिनों के बाद रूहान की नाराजगी और रूही का रोना बंद हुआ था। करीब 1 घंटे के बाद रूही भी फ्रेश होकर वॉशरूम से बाहर आ जाती है और फिर उसके आते ही रूहान ने रूही को एक नज़र देखा और फिर मुस्कुराते हुए सीधा वॉशरूम के अंदर चला जाता है। रूही के चेहरे पर भी हल्की हल्की सी शर्म आ गई थी। रूहान जब फ्रेश होकर बाहर आया तो रूही भी आराम से सो चुकी थी, मेंटली और फिजिकली वो बहुत ही ज़्यादा थक गई थी और फिर अब एक सुकून की नींद रूही को चाहिए थी और इसीलिए वो अब तकिया को कसकर पकड़े हुए आराम से सो गई थी। रूहान अपने बालों को पोंछता हुआ रूही को देखे जा रहा था और फिर उसने टॉवल को साइड में फेंका और फिर रूही को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करके उसके माथे को प्यार से चूम लिया और तभी रूहान का फोन वाइब्रेट होता है। तो रूहान ने भी अब नाइट स्टैंड से अपना फोन उठाया और एकदम से फोन को रिसीव करते हुए बोलता है, मान गई है आपकी बहू, आप क्या बच्चे की जान लोगी क्या माँ आप ना, प्लीज जब मिलेगी ना आपसे तब आप खुद ही पूछ लेना, अब वो मुझसे नाराज नहीं है। तो किट्टू बोलती है लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया तूने उसे मनाने में। तो रूहान को तो एकदम से हंसी आ गई थी, वो भी हंसते हुए बोलता है कि अच्छा माँ एक बात बताओ, पापा आपको मनाते हैं तो फिर कितना ज़्यादा टाइम लेते हैं, ज़रा ये तो बताना। तो किट्टू अभी हल्के से ज़्यादा गुस्से में बोलती है कि थप्पड़ यहाँ आके खाएगा या फिर मैं वहाँ आकर तुझे थप्पड़ मारूं। रूहान भी थोड़ा सा मुंह बनाकर बोलता है कि अरे माँ मुझे ना बहुत ही तेज नींद आ रही है और वैसे भी शाम के 7 बज गए हैं, 7 मैं सोने जा रहा हूँ और रूही भी आराम से सो चुकी है, हमें भूख लगेगी तो हम खुद ही आकर डिनर कर लेंगे, अब
मैं सो जाऊं माताश्री? तो किट्टू बोलती है कि हाँ हाँ सो जा, तू आराम से सो जा, लेकिन रूही को भी वक्त दिया कर, समझा? तू कभी कभी जिंदगी में रिश्ते ही काम आते हैं, समझा? पैसा और बिजनेस काम नहीं आता है, हमेशा अपने रिश्ते को समझा कर रख, समझा? तो रोहान बोलता है कि हाँ हाँ माँ समझ गया हूँ और समझता भी हूँ, अपने पति को समझाइए आप। इतना कहकर रोहान ने जल्दी से फ़ोन कट कर दिया और फिर रूही के साथ ब्लैंकेट में ही आकर लेट जाता है। उसने रूही को खुद के करीब किया और फिर आंखें बंद कर ली। बहुत दिनों के बाद रोहान भी स्ट्रेस फ्री हुआ था, नहीं तो उसे बहुत ही ज़्यादा टेंशन रहती थी। एक तो नील की टेंशन अब और ज़्यादा बढ़ गई थी। निशी भी अपने कमरे में तैयार हो रही थी। उसने एक पिस्ता हरे रंग का बारबी लहंगा पहना हुआ था और इसमें कोई भी शक नहीं था कि वो बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। निशी सच में बहुत ही ज़्यादा मासूम और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। वो खुद को आईने में देख रही थी और सच में इस वक्त वो एक परी जैसी ही लग रही थी। और तभी उसकी नज़र आईने से होकर पीछे की ओर जाती है। उसने देखा कि निर्भय हाथ बांधकर उसे ही देख रहा था। निर्भय को ऐसा देखना उसे बहुत ही ज़्यादा शर्म आ रही थी। निर्भय ने अभी तक चेंज नहीं किया था और फिर निशी के चेहरे पर हल्की हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी और फिर आंखों में हल्की सी शर्म भी आ गई थी। निर्भय का देखना उसे बहुत ज़्यादा शर्म आ रहा था। उसने हल्का सा पलटकर निर्भय की तरफ देखा और फिर हल्की आवाज़ में बोलती है कि आप अभी तक तैयार नहीं हुए क्या? तैयार नहीं होंगे? तो निर्भय बोलता है कि क्यों, मैं तैयार क्यों नहीं होऊंगा? बिल्कुल होऊंगा, मैं भी तैयार होऊंगा, लेकिन मैं पहले अपनी परी को तो देख लूं जो इतनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। तुम्हें निहार तो लूं पहले। सच कहता हूँ निशी, जब मुझे पता चला था कि तुम राहुल के साथ रिलेशनशिप में हो तो मेरा दिल एकदम से टूट गया था। मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा था, लेकिन जब ये पता चला कि राहुल सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है, सिर्फ तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा है, तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था और फिर मैंने भी अपने प्यार को पाने की कोशिश शुरू कर दी थी और उसी दिन सोच लिया था कि तुम्हें तो मैं अपना बना कर रहूँगा। इतना कहकर निर्भय ने अपना एक हाथ निशी के गाल पर लगाना चाहा, लेकिन फिर अपना हाथ जल्दी से पीछे खींचकर कहा कि तैयार होकर अभी आता हूँ, वरना ऐसे ही हाथ लगाऊंगा ना तो फिर तुम गंदी हो जाओगी। तो निशी के चेहरे पर तो एक बार फिर से मुस्कुराहट आ गई थी और फिर निर्भय जो सीधा वॉशरूम के अंदर भागता हुआ चला जाता है। निशी तब तक सोफे पर जाकर आराम से बैठ गई थी और उसके हाथ में उसका फ़ोन था जिसमें वो अपनी और निर्भय की फ़ोटो देख रही थी और उसके चेहरे पर उतनी ही ज़्यादा मुस्कुराहट बढ़ती जा रही थी। सच में निर्भय से शादी करना और उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट करना निशी के लिए भी सबसे महत्वपूर्ण निर्णय था जो उसने बहुत ही सोच समझ कर लिया था और सच में उसका निर्णय बहुत ही ज़्यादा सही हुआ था। अगर निशी निर्भय के प्यार को नहीं समझती तो शायद वो राहुल के साथ फंस जाती और उसकी पूरी लाइफ खराब हो जाती और राहुल उसे कभी भी पैसों के लिए किसी भी माफिया किंग के हाथ बेच देता। कहीं ना कहीं शिखा के अच्छे कर्मों की वजह से ही आज उसकी बेटी बच गई थी और फिर कहीं ना कहीं निर्भय के प्यार में बहुत ज़्यादा सच्चाई भी थी जो उसे सच में दिल से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और फिर उसके प्यार के चलते ही निशी को कुछ भी नहीं हुआ था। निर्भय के प्यार ने ही निशी को बचा लिया था। थोड़ी ही देर में निर्भय भी तौलिया से अपना सिर पोंछता हुआ कमरे के अंदर वापस आता है और फिर आईने में देखकर खुद से ही बोलता है कि निर्भय राजपूत, आज तुझे बहुत ही अच्छा हस्बैंड लगना है, बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट लगना है, वरना तू अपनी बीवी के सामने बहुत ही ज़्यादा फीका लगेगा और फिर तेरे भाई कहेंगे कि बंदर के हाथ अंगूर लग गया और मुझे ना ये बिल्कुल भी नहीं सुनना है अपने उन बंदरों की टुकड़ी से। ये सुनकर निशी के चेहरे पर तो बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी जिस वजह से उसकी खूबसूरती थोड़ी सी और बढ़ गई थी। निर्भय ने भी पलट कर निशी की तरफ देखा और थोड़ा सा मुस्कुराकर बोलता है कि गलत नहीं कह रहा हूँ निशी, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। देख लेना ना तुम, कोई ना कोई भाई मुझे जरूर ये ताना मारेगा कि तू बंदर लग रहा है, कोई ना कोई ये जरूर कहेगा कि लंगूर के हाथ में अंगूर लग गया, कोई कहेगा जमीन आसमान का फर्क है दोनों में, कोई कहेगा निशी को तो यही पसंद आया क्या, ये बिल्कुल पागल लग रहा है। ये सुनकर तो निशी अब जोर जोर से हंसने लगी थी और फिर अब तो उसकी खूबसूरती अब और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। निशी बहुत ही मुस्कुराते हुए बोलती है कि मैं जानती हूँ कि कोई भी कुछ नहीं कहेगा, अपने आप में ही आप बस बड़बड़ाए जा रहे हो। अच्छा वो सब कुछ छोड़ो, अब जल्दी से तैयार हो जाओ नहीं तो लेट हो जाएगा, थोड़ी देर में ही कोई ना कोई हमें बुलाने के लिए आ जाएगा, हमें कोई बुलाने आए उससे पहले ही हमें खुद ही वहाँ पर चलना चाहिए। यह सुनकर तो निर्भय एकदम से बोलता है कि पागल हो गई हो क्या निशी तुम, आज हमारा रिसेप्शन है, रिसेप्शन समझे तुम, हमें थोड़ा तो देर करनी ही चाहिए ताकि हमारी थोड़ी सी इज्जत वहाँ पर बढ़े। अगर पार्टी में हम पहले पहुँच जाते हैं तो फिर सबको वेलकम करना पड़ेगा और फिर अगर बाद में जाते हैं तो सब हमारा वेलकम करते हैं, समझी तुम, हम बिल्कुल भी पहले नहीं जाएंगे पार्टी में। निशी तो आंखें फाड़े बस निर्भय को ही देखे जा रही थी और फिर वो हल्की आवाज़ में बोलती है कि अच्छा आप जाकर तैयार तो हो जाइए पहले। तो निर्भय ने भी अब निशी की तरफ देखा और फिर आंख मारी और फिर क्लोजेट की ओर चुपचाप से मुस्कुराकर चला जाता है। थोड़ी देर में ही वो भी नेवी ब्लू रंग का 3 पीस सूट पहनकर बाहर आ जाता है। निशी की आंखें भी अब निर्भय पर ही आकर टिक जाती हैं, वो भी आंखें फाड़े
बस निर्भय को ही देखे जा रही थी। वैसे तो उसने कई बार निर्भय को पहले भी सूट पहने हुए देखा था, लेकिन आज निर्भय कुछ ज्यादा ही हैंडसम लग रहा था। निशी भी हल्का सा इमोशनल होकर और मुस्कुराते हुए सोफे से खड़ी हो जाती है और फिर निर्भय के पास हल्के हल्के कदमों से आती है। उसने भी अपनी आंखों के काजल से हल्का सा काजल निकाल कर निर्भय के कान के पीछे लगाते हुए मुस्कुरा कर कहा कि तुम्हें अगर किसी की नजर लग गई ना तो फिर मुसीबत हो जाएगी। बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहे हो आप। एक ही तो निर्भय है मेरा जो कि इतना ज़्यादा हैंडसम है, अगर उसे भी कुछ हो गया ना तो फिर निशी का क्या होगा। तुम्हारी निशी तो मर जाएगी अगर तुम्हें कुछ भी हो गया। तो निर्भय ने भी अपना एक हाथ निशी की कमर पर रखकर उसे खुद से करीब किया और फिर उसके माथे को प्यार से चूमकर और बहुत ही प्यार से निशी की तरफ देखते हुए बोलता है कि ना निर्भय को कुछ होगा और ना ही मेरी निशी को कुछ होगा। हम दोनों के बीच में कोई भी नहीं हो सकता, ना हम दोनों को कुछ होगा ना ही हमारे होने वाले बच्चे को कुछ होगा। समझे तुम, किसी को भी कुछ नहीं होगा। फालतू की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, समझी ना। तभी कमरे के गेट से संकल्प की आवाज आती है कि भाई भाई अगर तुम दोनों नीचे जल्दी से नहीं आए ना तो फिर सच कहता हूँ बड़े पापा को जरूर कुछ हो जाएगा। वो बहुत ही देर से तुम दोनों का इंतजार कर रहे हैं, बहुत देर से तुम दोनों को नीचे बुला रहे हो, मगर तुम दोनों हो कि आ ही नहीं रहे हो। निर्भय और निशी ने भी अब हल्का सा पलट कर पीछे देखा तो संकल्प आंखें फाड़े बस उन्हीं को ही देखे जा रहा था। निर्भय निशी दोनों ही एक दूसरे से थोड़ा सा दूर हुए और फिर निर्भय जो बड़बड़ाता हुआ बोलता है कि अबे तू नॉक करके नहीं आ सकता है क्या, बस मुंह उठाकर चला आता है। संकल्प ने भी ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि नहीं, दरवाजा खुला हुआ था ना तो फिर कैसे नॉक करता। तुम लोग दरवाजा बंद करके भी तो रोमांस कर सकते थे ना, क्या रोमांस दरवाजा बंद करके नहीं कर सकते। वैसे मैंने कुछ देखा नहीं, बस तुमने माथे पर हल्का सा निशी को किस किया था। ये सुनकर तो निशी की आंखें हैरानी से फैल गई थी। उसने निर्भय को हैरानी से देखा तो निर्भय के पास रखा हुआ एक तकिया उठाया और फिर संकल्प की ओर फेंकते हुए बोलता है कि जा जा यहाँ से चुपचाप से, वरना अभी के अभी तेरा सिर फोड़ दूंगा। बदतमीज कहेगा, वरना मर जाएगा अभी के अभी मेरे हाथों से, भाग यहाँ से। और संकल्प भी अब थोड़ा सा पीछे हटते हुए उस तकिया को कैच करके बहुत ही स्टाइल से बोलता है कि भाई प्लीज प्लीज बाहर आ जा यार, क्या आज ही सब रोमांस कर लेगा, नहीं तो बड़े पापा ऊपर आ जाएंगे और फिर अगर बड़े पापा ऊपर आ गए ना तो फिर तो तू जानता ही है, तो निशी के सामने ही तेरी पिटाई हो जाएगी, बहुत ज्यादा कुटाई करेंगे तेरी, समझा। तो वैसे कोई बड़ी बात नहीं होगी तेरी कुटाई करना निशी के सामने, वो तो हम सारे ही बहुत ज्यादा पिटे हैं पहले भी, याद है ना निशी तुम्हें। निशी ने भी संकल्प की तरफ देखा और हाँ में उसकी गर्दन हिला दी और फिर निर्भय भी उसकी तरफ देखकर बोलता है कि तुम क्या उसकी बातों में हाँ मिलाए जा रही हो यार। फिर उसने संकल्प की तरफ घूर कर देखा और कहा कि तू जाना यार प्लीज, 2 मिनट पापा को संभाल, मैं अभी आ रहा हूँ अपनी पत्नी को लेकर, मैं अभी निशी को लेकर आ जाऊंगा, तू जा पहले नीचे जाकर संभाल सबको। संकल्प ने कहा कि पक्का ना 2 मिनट में तू आ जाएगा नीचे। निर्भय इरिटेट होकर बोलता है कि हाँ भाई 2 मिनट में आ जाऊंगा। संकल्प भी वहां से चला गया और फिर उसके जाते ही निर्भय ने निशी के गाल पर प्यार से हाथ रखा और बहुत ही स्टाइल से बोलता है कि अब तुम बस अच्छा सा सोचा करो, समझी। तुम जितना अच्छा सोचोगी हमारा बेबी भी उतना ही अच्छा होगा, उतना ही अच्छी समझदारी की बातें करेगा वो, समझ गई ना अब तुम। तो निशी ने भी जल्दी से हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर उसने निर्भय की बाजू पकड़ी और फिर वो दोनों ही कमरे से बाहर आ जाते हैं। जैसे ही दोनों कमरे से बाहर आते हैं तो पूरी प्रताप फैमिली की नज़र निशी और निर्भय पर ही आकर टिक गई थी। सच में निशी और निर्भय एक दूसरे के लिए ही बने थे, दोनों ही एकदम से परफेक्ट कपल लग रहे थे, दोनों ही सच में एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे लग रहे थे। सब दोनों को ही देखे जा रहे थे और कहीं ना कहीं सबकी आंखें हल्की सी नम थी। नील ने मुस्कुराकर कहा कि बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे हो बच्चों, बहुत ही ज़्यादा। और तभी अवनी आगे आती है और फिर निशी और निर्भय की नज़र उतारने लगती है और तभी नव्या बोलती है कि इस कलवे को किसी की भी नज़र नहीं लगेगी, इस कलवे की नज़र उतारने की कोई भी ज़रूरत नहीं है आपको, अगर नज़र उतारनी ही है तो फिर निशी की उतारो। देखो ना कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही, एकदम परी जैसी, मेरी बहू तो सच में लाखों में एक है। अवनी ने कुछ भी नहीं कहा, बस अपने दोनों ही हाथों में मिर्ची पकड़ने के बाद उन दोनों के ऊपर अच्छे से उतार रही थी और फिर वो चुपचाप से बाहर चली जाती है। उसके बाहर जाते ही नव्या फिर से बोलती है कि निशी तुम तो सच में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो, बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही हो, एकदम परी जैसी। पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि निर्भय ने अपनी ज़िंदगी का कोई ढंग का फैसला लिया, उसने सच में तुम्हें पसंद करके बहुत अच्छा फैसला लिया है अपनी लाइफ का। आज मुझे इस कलवे पर गर्व हो रहा है, वरना तो मुझे लग रहा था कि ये दोनों ही बाप बेटे मुझे ज़िंदगी भर ऐसे ही झेलना पड़ेगा, ऐसे ही परेशान करेंगे, लेकिन अब तुम आ गई हो ना तो फिर बेटे को तुम संभालना और बाप को मैं संभालूंगी। निशी के चेहरे पर भी एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी और सच में प्रताप फैमिली बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी और बहुत ही ज़्यादा संस्कारी भी। और तभी रुद्र उन लोगों की तरफ देखकर बोलता है कि अगर तुम लोगों को ये सारी बातें हो गई हो तो फिर चले रिसेप्शन पार्टी में भी तो जाना है कि यहाँ पर ही पंचायत करनी है, मेहमान
भी आना शुरू हो गए होंगे और हम लोग हैं जो यहीं पर ही हैं, हम में से वहाँ पर कोई भी नहीं गया है अभी तक। और तभी शुभ एकदम से बोलता है कि नहीं, मैंने निव्यांश, रूहान दोनों को ही वहाँ पर पहले ही भेज दिया है भाई, वो दोनों पहले से ही वहाँ पर जा चुके हैं। तो रुद्र ने भी अब शुभ की तरफ देखा और फिर थोड़ा सा अकड़ के साथ कहा कि तो वो दोनों वहाँ पर चले गए हैं तो क्या हम लोग वहाँ पर ना जाएं क्या? शुभ भी थोड़ा सा बच्चा सा मुंह बनाकर बोलता है कि मैंने ऐसा तो नहीं कहा है भाई। तो रुद्र ने कहा कि लेकिन मतलब तो यही था ना तेरा। शुभ भी अब पैर पटकता हुआ मुंह फुलाकर बोलता है कि नील भाई, ये रुद्र भैया कभी भी नहीं सुधरेंगे, ये हमेशा मेरी टांग खींचा करते हैं यार, प्लीज समझा लो अपने भाई को। नील ने भी ना में अपनी गर्दन हिलाई और फिर तभी निहाल बोलता है कि बस बस आप चलो ना यार, यहीं पर खड़े रहोगे क्या? सबके सब एक एक करके प्रताप हाउस से निकलकर सीधा गार्डन में आ गए थे और फिर सब अपनी अपनी गाड़ियों में बैठकर वहां से चले जाते हैं। अगले 1 घंटे में ही निशी और निर्भय दोनों ही रिसेप्शन पार्टी में आकर एक बड़े से सोफे पर बैठे हुए थे और सब आकर उन्हें बधाइयां दे रहे थे, आशीर्वाद दे रहे थे। निशी और निर्भय दोनों ही बहुत ही ज्यादा खुश नजर आ रहे थे। दोनों अब थकने लगे थे, उन दोनों की कमर में हल्का हल्का दर्द होने लगा था, लेकिन कर भी क्या सकते थे। निशी की ही तो डिमांड थी कि उसे एक ऐसे ही ग्रैंड रिसेप्शन चाहिए जहाँ सब लोग आ दें। तो रिसेप्शन भी अब शहर के बड़े बड़े बिजनेस लोग ही आए थे, अच्छी अच्छी फैमिली के लोग वहाँ पर मौजूद थे। सब बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आ रहे थे और पार्टी इंजॉय कर रहे थे। निशी और निर्भय के चेहरे की मुस्कुराहट भी अब बढ़ती जा रही थी, दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश लग रहे थे। और तभी संकल्प भी डांस करता हुआ निर्भय के पास गया और फिर उसने निर्भय और निशी दोनों का ही हाथ पकड़कर स्टेज पर उतार दिया, दोनों को डांस करने के लिए। तो बस फिर क्या था, बंदरों की टुकड़ी अपनी अपनी बीवियों के साथ स्टेज पर डांस करने लगी थी। अब सब बहुत ही अच्छे से कपल डांस कर रहे थे। निशी थोड़ा सा हल्का हल्का डांस कर रही थी क्योंकि अभी वो प्रेग्नेंट थी और प्रेगनेंसी की वजह से वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी। तो वही नियति को भी डांस तो नहीं आता था, इसीलिए निव्यांश उसके साथ बस ढोल पर ही कपल डांस कर रहा था। और तभी नियति का हंस हंस कर बुरा हाल हो चुका था। रोहान भी रूही के साथ मजे लेकर डांस कर रहा था। रूही भी अब बहुत ही ज्यादा खुश होकर रोहान के साथ डांस कर रही थी। ढोल की आवाज पूरी रिसेप्शन पार्टी में गूंज रही थी, कोई डीजे नहीं था, कोई बॉलीवुड सॉन्ग भी नहीं था, बस ढोल और ढोल पर ही सब नाच नाच कर बंदरों की टुकड़ी ने भी माहौल बना दिया था। सब बहुत ही ज्यादा खुश होकर डांस कर रहे थे, पूरी इंजॉयमेंट हो रही थी। बंदरों की टुकड़ी नाच रही थी और वानर सेना उन्हें मुस्कुरा कर देख रही थी। और तभी शुभ के कंधे भी अपने आप उचकने लगे थे और फिर वो उधर उधर देखने लगा था, लेकिन अब वो बहुत ही ज्यादा बड़ा हो गया था, एक बच्चे का बाप भी बन गया था, इसीलिए उसने डांस नहीं किया था। लेकिन रोहान ने उसे देख लिया था कि शुभ का भी मन अब डांस करने का कर रहा है। रोहान नाचता हुआ शुभ के पास आता है और फिर उसने शुभ का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया और डांस करने के लिए उसे फोर्स करने लगता है। थोड़ी देर में ही शुभ और दिशा ने भी अब बंदरों की टुकड़ी को ज्वाइन कर लिया था। दोनों ही अब वहां पर स्टेज पर आकर डांस करने लगे थे। रोहान नाचते हुए बोलता है कि चाचू, घर के बड़े नहीं नाचेंगे क्या?